संदेश झूठ से हटके। दिल्ली का दंगल वही जीतता है जिसके साथ दलित होते हैं। 2013 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने नई नवेली बनी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और 12 आरक्षित सीटों में से 9 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। पिछले 2 चुनावों में आपने सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, यानी आरक्षित सभी 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। यही नहीं, 1993 से लेकर 2020 तक 7 विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर जिसने भी बढ़त हासिल की उसकी सरकार बनी। ये तथ्य है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दलित मतदाताओं को मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि से संदेश दिया कि संविधान और दलित हितों के लिए वही लड़ रहे हैं और वो खतरे में है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। बसपा के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम जी की बहन आज उन्हें जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में आशीर्वाद देने पहुंची। ये बहुत ध्यान देने की बात है। इसको समझना होगा, इसके मायने समझने होंगे कि कांग्रेस के कार्यक्रम में स्वर्गीय कांशीराम की बहन उनको आशीर्वाद देने पहुंची। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में आज बाबा साहब की फोटो और संविधान की प्रतियां जलाई गई, जिसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। कांग्रेस के नेतृत्व ने भले ही आरएसएस और बीजेपी को घेरा, लेकिन केजरीवाल भी उस घेरे से बच नहीं सकते हैं। नाम नहीं लिया, बात अलग है। वो इसलिए नाम नहीं लिया कि उन्होंने सोचा होगा कि मातृ संगठन का नाम ले देते हैं। कल से राहुल गांधी फिर से दिल्ली की जंग में उतर रहे हैं। दिल्ली के दंगल में कल से राहुल गांधी होंगे और उनकी एक नहीं 2 रैलियां हैं कल, और हो सकता है एक आध रैली और रात तक और सुबह तक प्लान हो जाए और वो भी करें। यानी कि ताबड़तोड़ प्रचार के लिए राहुल गांधी कल से दिल्ली के जंग में उतर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार पूरा दम लगा रखा है। सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी, पप्पू यादव से लेकर देश भर के नेता दिल्ली में जमा हैं और लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। कौन बनेगा दिल्ली का सिकंदर और दलित मतदाताओं का अधिकतम वोट किसे मिलेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी बात ये अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है,
मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। दुबे जी, आपने सुना, मामला महू में है और बीजेपी आरएसएस पर निशाना है, लड़ाई वहां पर त्रिकोणीय है, तीसरे का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन महू से क्या संदेश जाता है पूरे देश को और दिल्ली की जंग में दिल्ली के वासियों को? जी। देखिए जोशी जी, एक गाने की लाइन याद आ रही, वहां से शुरू करते हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, जीने दे जालिम, दीवाना है जमाना, कुछ ऐसा बहुत पुराना कोई गाना है। तो जो महू में हुआ वो महू में नहीं हो रहा था, वो दिल्ली के लिए हो रहा था। और देश पर क्या असर होगा ये तो बाद में देखा जाए, क्योंकि ये देश बड़ा विचित्र है। इस समय देश संगम में है। अब इस समय देश के हर आदमी संगम नहाने भाग रहा है और कहा जाता है कि साहब वह संगम नहाने से पाप कट जाते हैं। तो अब मैं जब रोज देखता हूं कि आज 30 लाख लोगों ने नहाया, मौनी अमावस्या आने वाली 3.5, तो मुझे लगता है कि नहीं, वाकई पापियों की संख्या इस देश में काफी, तभी तो जा रहे नहाने। एक आदमी मुझे आज तक नहीं मिला जिसने कहा तो अपने पुण्य बढ़ाने जा रहे हैं। एक आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि मैं इसलिए संगम में नहाने जा रहा हूं, इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। लोग अपना पाप भी मिटाने जा रहे हैं और वहां जाकर के डुबकी लगाते हैं कि हमारे पिताजी के भी पाप माफ कर देना, दादा के भी माफ कर देना, बाबा के भी माफ कर देना। पूछिए, आप अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, अपने पूरे खानदान के पाप माफ कराने के लिए दौड़ रहे हैं। तो एक निशाना संगम से चल रहा है दिल्ली की ओर, और एक निशाना महू से आज राहुल गांधी ने और खड़गे साहब ने मारा। और ठीक है, दोनों के अपने राजनीतिक कारण है। आज अपने अमित शाह जी वहां पहुंचे, नहाया, उनके साथ बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठित रामदेव और बहुत लोग साधु संत भी थे। और बढ़िया बीच में त्रिवेणी पर ही एक प्लेटफॉर्म बना करके कैमरामैन के लिए जगह रखी गई और पूरा एक प्रचार ये दिया जा रहा है कि देखिए कैसे सनातनी कितने भाग्यशाली लोग हैं, ये देश अब साधुओं की गिरफ्त में आ गया है। अब मुझे समझ नहीं आता कि जो हम लोग हैं उनकी भी कोई जगह समाज में रह गई है या नहीं रह गई। न रह गई हो तो देखिए हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो जोशी जी आप हम लोगों के लिए कुछ भगवा चोला ओला भिजवाइए तो पहन के हम भी जाए नहाने। अपने पैसे से नहीं जाए, क्योंकि पैसे हम बर्बाद नहीं करना चाहते। तो एक और अभी देखिए 5 फरवरी को प्रधानमंत्री जाएंगे और वो हमेशा करते हैं। वो भी 5 फरवरी के लिए जा रहे हैं कि 5 फरवरी को मतदान है, वहां नहाएंगे, दिल्ली के वोटर को बताएंगे कि देखो हम फिर आ गए नहाने के लिए, वोट तुमको हमें देना है। जनता देगी नहीं देगी पता नहीं। राहुल गांधी ने कुछ बातें जो कही वो हमेशा वो कहते रहे हैं। इसमें एक डेवलपमेंट ये जरूर है कि कांशीराम जी की बहन पहुंची वहां आशीर्वाद देने के लिए। कांशीराम जी अंबेडकर के बाद इस देश में बहुजनों के बहुत बड़े नेता हुए और उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कमाल किया। एक मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हुए, बड़े बड़े अफसरों के बीच में एक जागृत पैदा की। और मैं क्या कहते हैं, कांशीराम जी के साथ एक बार कहीं टूर पर था, तो नॉर्मली वो बात नहीं करते थे प्रेस से, और अपर कास्ट वाले से वैसे मुंह चिढ़ाए रहते थे कि हम तो पत्रकार हैं, देखिए तो आपका मुंह बन जाए जो बन जाए, हमें तो खबर निकालनी है। तो हम एक मेरा ख्याल है उरई की जगह थी या जालौन था, तो वहां हम लोग गए हुए थे, वो मुलायम सिंह जी हमारे साथ थे।
तो दिन भर वो लोग प्रोग्राम में थे। फिर शाम को मुलायम सिंह ने कहा कि हम जा रहे हैं, पर्सनल एक किसी के यहाँ जाना तो चलना है। हम कहा नहीं, हम जा क्या करें, जाइए अपने जिसको मिलना है। काशीराम भी नहीं गए। तो हमने उसका मौका देख करके उनसे 10-15 मिनट बात की। तो आदमी तो भाई वो तेवर के थे। तो फिर बताया कि देखिए मैं 10-10, 15-15 लोगों की मीटिंग करता था चौपाल में, गांव में, पेड़ के नीचे बैठ करके लुंगी पहन करके। जो उनकी चौपाल की ड्रेस लुंगी होती है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी जब जब वो बवाल करते थे लुंगी पहन के करते थे, तब वो कोई सूटेड बूटेड कभी हमको नहीं दिखाई पड़े। और यहाँ लखनऊ में अक्सर वो करते रहते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए हमने कसम खाई थी कि अगर हम बहुजनों को इकट्ठा नहीं कर पाए तो हम जहर खा के आत्महत्या कर लेंगे। अब इसका उन्होंने कहीं उल्लेख किया नहीं किया, लेकिन चूंकि ये बात मुझसे खुद कही तो इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। तो उस संदर्भ में काशीराम जी को जोड़ना राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के कहने का महत्व है क्योंकि वो नुकसान हो या फायदा हो, इस बात पर अड़े तो हैं कि संविधान को हम बदलने की इजाजत नहीं देंगे। इस बात पर अड़े हैं कि संविधान को हम लागू कराएंगे। इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम दलितों और पिछड़ों सबको न्याय दिलाएंगे। तो जैसे अभी जोशी जी ने कहा 17 सीटें 12 जो पूरी रिजर्व सीटें हैं, तो उनका निशाना तो हो सकता है तीर पर लग जाए, और अगर तीर पर लग जाए तो 12 सीटें बहुत होती हैं। न पूरा तीर लगे, धनुष न पूरा टूटे, आधे ही टूट जाए तो 6-7 सीटें तो घसीट ही सकते हैं, बाकी जो जहां से मिल जाए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस वहां कोई कमाल कर लेगी, लेकिन ये कमाल जरूर कर सकती है कि मिली जुली सरकार बनने का कोई सीन बन जाए, जिसके मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, शायद बन सके। इसलिए वो लगातार बात कर रहे हैं, और कई दिन की बीमारी के बाद आज वो महू गए और कल से वो दिल्ली में जुटेंगे। तो मानना चाहिए कि जो चर्चाएं थी, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वो केजरीवाल उनमें डील हो गई है, और उन्होंने राहुल गांधी को मना लिया कि सरकार अब बहुत ज्यादा हमारा विरोध मत कीजिए, लेकिन अब अगर कल जा रहे हैं मीटिंग करने तो वहां ये तो कहने नहीं जाएंगे अरविंद को, केजरीवाल को वोट दे देना। वोट तो कांग्रेस के लिए मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि कल से आम आदमी पार्टी के लिए असली दिक्कत फिर शुरू होगी, और ये जो आखिरी के दिन है बहुत मैटर करते हैं। कल 28 तारीख हो जाएगी, तो 28, 3, 31 और 3 तारीख को प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो एक 6-7 दिन का गेम है, और अगर इसमें राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ लगते हैं तो आज महू से जो उन्होंने एक निशाना मारा है दिल्ली के लिए, हो सकता है उस निशाना सही जगह लग जाए और कांग्रेस कुछ चमत्कार कर सके। जी अच्छा अचल जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए महू में, आप मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, रैली कैसी थी, क्या रिस्पांस था, किस तरह के लोग जुटे हुए थे, और वहां का संदेश क्या है? क्या वो पूरे देशव्यापी संदेश वहां से राहुल देने में सफल हुए हैं? क्या उसका संदेश दिल्ली तक जाएगा? आप थोड़ा सा बताइए सर। धन्यवाद जोशी जी। देखिए अभी दुबे जी ने बात की है कि संदेश कहाँ तक जाएगा, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाने का मामला है। तो अब खतरा दरअसल संविधान को नहीं है, अब खतरा सभी को है। अम्बेडकर भी खतरे में है। आप देखें उनकी प्रतिमाओं पर तोड़फोड़ हो रही है, संविधान की प्रतियां जल रही हैं। तो मैं अगर अपनी काव्य शैली में ये बात करूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ के सुनाऊं खतरे किस तरह से हैं। जी 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 जी। खतरे ये हैं कि सुन लीजिए करुणा निधान खतरे में है, सुन लीजिए करुणा निधान खतरे में है, भारत का अब संविधान खतरे में है। और खतरे ही खतरे हैं चारों ओर प्रभु, फौजी खतरे में, किसान खतरे में है। तो खतरा कब नहीं हो रहा है? मस्जिद के खतरे हैं मंदिर के, सिख ईसाई मुसलमान खतरे में है। तो खतरे तो चारों तरफ है, और इन खतरों की तरफ राहुल गांधी पिछले 2 साल से, पिछले आम चुनाव के पहले से
लगातार देश को आगाह कर रहे हैं। जो भी मंच उन्हें मिलता है, छोटा बड़ा, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो सवर्णों का हो, चाहे आदिवासियों का हो। जहां तक महू का सवाल है, तो महू चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि रही है, तो यहाँ से अगर कोई बात की जाती है तो देश का ध्यान उस पर जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इस महू में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे पुराने हैं, नया मुद्दा कोई नहीं है। उन्होंने दलितों की स्वाभिमान की, दलितों के उत्पीड़न की बात कही, उन्होंने बेरोजगारी की बात कही, उन्होंने संविधान के खतरे की बात कही, उन्होंने इस देश को 300-400 लोगों की एक फहरिस्त है उसको सौंपे जाने की बात कही। उन्होंने आरएसएस पर जैसे वो हमला करते हैं वैसे किया, भाजपा पर जैसे हमला करते हैं वैसे किया। अब इस संदेश को दिल्ली का जो हमारा दलित मतदाता है वो कैसे ग्रहण करता है, ये तो हमें 5 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन बात निकली है तो बहुत दूर तक जाने वाली है। इसलिए जाने वाली है कि अब राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं। उनका देखिए, उनका जो INDI है, इंडिया गठबंधन है, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम से इंडी गठबंधन कहते हैं, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश है। पिछले 6 महीने में भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है अब तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके पास तो मिस्ड कॉल वाले सदस्य बहुत हैं, उसने कर ली कोशिश। उसने जिसको भी अलग कर सकती थी उसको करने की कोशिश कर ली, चाहे एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे और कोई हो। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस रुक नहीं रही है। कांग्रेस बिना हार जीत का गणित लगाए अपने आक्रमण को जारी रखे है। इससे थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि ये लड़ाई आर पार की हो सकती है दिल्ली चुनाव के जरिए। हालांकि दिल्ली छोटा सा एक चुनाव है, विधानसभा भी पूरा राज्य ही नहीं है, वो 70 सीटों का चुनाव। जैसे हमारे इलाहाबाद या ग्वालियर का नगर निगम, इतने तो वार्ड हमारे यहाँ होते हैं, जितने वार्ड की आबादी है उतनी वहां दिल्ली की जनता की शायद मतदाताओं की संख्या रही होगी। बहरहाल चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 साल से दिया तले अंधेरा है। दिया ऊपर जल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सत्ता में वो है, लेकिन दिल्ली की सत्ता जो केंद्र शासित है उसमें आम आदमी पार्टी जड़ें जमा कर बैठी है। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन आज जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें वो कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष रख के उसको दुश्मन नंबर 1 माननी चाहिए। आप आम आदमी पार्टी के जो होर्डिंग और पोस्टर हैं उसको देखें तो उसमें मोदी जी, अमित शाह के साथ साथ राहुल गांधी भी 3 नंबर के महाभ्रष्ट नेता है देश के, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। अब ये साहस उनको कहां से मिलता है ये भगवान जाने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब इंडिया गठबंधन में शामिल हुई थी तो बड़ी कस्में खाई थी कि हम साथ रहेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, आरएसएस का ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो आरएसएस की भाषा में ही, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में ही कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। तो ये दिल्ली का मतदाता देख रहा है, खासतौर पर दलित मतदाता देख रहा है, जो अतीत में कांग्रेस से छिटक करके इधर उधर चला गया, आम आदमी पार्टी के पास चला गया। जैसा कि शुरू में आपने प्रस्तावना में बताया था आंकड़ों के साथ कि दलित जहां जाते हैं, जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। तो अब मुझे लगता है कि इस चुनाव में दलित आत्ममंथन करने जा रहे हैं। वो किसके साथ जाएंगे ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का झूठ बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। इसलिए दिल्ली में कम से कम इस बार आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती दिख नहीं रही है। अब आ जाए तो उसकी किस्मत है। हालांकि उसके नेता ने अभी तक कुंभ नहीं नहाया है। कुंभ नहाने वाले लोग दूसरे हैं, पापों का वहां जो समन करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले लोग आपने देख ही दिए हैं। वहां अडानी का शिविर लगा हुआ है, वहां अखिलेश यादव के पिताजी के नाम से एक मूर्ति रखी है, एक शिविर लगा हुआ है, जो कि उस आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है इसलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वो इंडिया गठबंधन का, यानी जो गठबंधन इस देश में सांप्रदायिकता और नफरत के खिलाफ सबसे अच्छी लड़ाई लड़ रहा था, उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। तो अब बड़ा गड़बड़ स्थिति है, बड़ा अस्पष्ट परिदृश्य है, और इसमें जो परीक्षा है वो दलित मतदाता की ही है, उसके विवेक की परीक्षा है कि वो राहुल गांधी की बातों को समझ रही है या नहीं समझ रही है। या मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
इन्हीं दलितों के बल पर है। बहुत मतदाता मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, और उनके सिर पर पेशाब करने की घटनाएं भी होती हैं, उन्हें मेला खिलाने की भी घटनाएं होती हैं। तो अब ये दलितों को फैसला करना है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए चिंतित हैं, संविधान के अपमान के लिए चिंतित हैं या नहीं है। क्योंकि देखिए, संविधान को तो हमारी जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, उसने बलाए ताक रख दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, जबकि इस यूसीसी को इसी देश का सुप्रीम कोर्ट डेड लेटर कह चुका है, और आज वो सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा हुआ है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। जबकि उसके जो प्रावधान हैं वो सीधे सीधे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार लिखे हैं जनता के, उसके खिलाफ हैं। आपने देश में 18 साल के बच्चों को मताधिकार दे दिया है, लेकिन यूसीसी में ये अधिकार नहीं दिया कि वो अपने ढंग से किससे मोहब्बत कर लें, किसके साथ लिव इन में रहें, किससे शादी करें, किससे नहीं करें। तो ये अंतर विरोध जो है, ये बहुत तेजी से उभर कर सामने आना चाहिए। दलितों का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा, ये अपनी जगह है, लेकिन असली मुद्दा है संविधान पर खतरे का। और ये मुद्दा बहुत तेजी से दुनिया में हर संविधान पर मंडरा रहा है। आप देखिए, अमेरिका में हमारे जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, राष्ट्रपति नए वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते हैं अमेरिका के, जबकि अमेरिका के संविधान में 2 बार से तीसरा मौका है ही नहीं राष्ट्रपति बनने का। तो वहां भी खतरा है कि वो संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान न कर लें कि तीसरी बार राष्ट्रपति बना जाए। हमारे यहाँ ये व्यवस्था बिना संशोधन के संभव है। हमारे यहाँ 370 हटा दी, लेकिन 371 नहीं हटाई। हटा के दिखाएं, क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि वो वोटरों से, उसका एक बहुसंख्यक समाज है, उसके वोटरों को प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है कि महू से जो संदेश निकला है, इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह मैंने देखा। हालांकि इस रैली को नाकाम करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ठीक 24 घंटे पहले बड़ी मेहनत की। सारे संभाग में जो निजी बसें होती हैं, जिनसे बैठ के लोग उस भीड़ समारोह में जाना चाहते थे, उनको जब्त कर दिया। बावजूद इसके सम्मेलन सफल रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी ने पूरे जोर शोर से उन मुद्दों को रखा दलित समाज के बीच में, जो आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। उनसे केवल दिल्ली के विधानसभा चुनाव का रिश्ता नहीं है, पूरे देश के मुस्तकबिल का, भविष्य का रिश्ता है। जी, हमारे बहुत निवेदन पर अशोक भारती जी जुड़े हैं। ये दलित संगठनों का जो राष्ट्रीय मंच है, उसके राष्ट्रीय मंच है, उसका नाम है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन, नेकडोर के नाम से जाना जाता है। उसके चेयरपर्सन हैं और समाजसेवी हैं। और अभी इन्होंने एक सर्वे भी कराया था, जिसमें बताया था कि किस तरह से दलित मतदाताओं का रुझान कहां कहां पर है। तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर आई थी, लेकिन अब वो सर्वे थोड़ा सा बदल गया है। हालांकि उसमें भी ये था कि दलित महिलाओं का अधिकतम रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ था, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी वोट मिल रहे थे। कुछ मामलों में कांग्रेस उसमें कई जगह आगे नजर आती थी, कई जगह पीछे नजर आती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? जैसे आपके पुराने सर्वे में मुख्यमंत्री की पहली पसंद जो थे वो आम आदमी पार्टी से केजरीवाल थे, उसके बाद दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे पर शायद बीजेपी थी। तो ये स्थिति थी। लेकिन असल बात यह है कि दलितों के मुद्दे क्या हैं दिल्ली में, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी संविधान को लेकर और संविधान की सुरक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका क्या दलितों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, या वो उनके सिर के ऊपर से होकर गुजर रही है? फिर मैं आपके पास दूसरा सवाल लेकर आता हूं। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरी बहस में, जैसा राकेश अचल जी ने कहा, मैं समझता हूं कि इस देश का दलित राजनीतिक चेतना में बहुत सारी जातियों से बहुत आगे निकल गया है। और जो राहुल गांधी की जो 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, अगर कोई व्यक्ति उसका सर्वे करता, कोई व्यक्ति उसका असेसमेंट करता, उनको पता लगता वो जो जनता राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में चली,
उसमें कम से कम 50% लोग दलित और आदिवासी थे। और वो दलित आदिवासी राहुल गांधी के साथ इसलिए जुड़े थे कि कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करने सड़कों पर उतरा है। और हमको ये समझना है, जो भी व्यक्ति इस देश के निर्माण के लिए, देश में बदलाव के लिए, देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए सड़कों पर उतरेगा, तो देश का दलित और आदिवासी अनकंडीशनल पूरी ताकत के साथ उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। 2024 का परिणाम जो आया, जो ये 400 सीटें मांग रहे थे, 240 पर अटक गई, ये उसका नतीजा है। एक बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि लोग दलितों से बहुत उम्मीद कर रहे हैं संविधान के बारे में। मैं आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत पूरे देश के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो गैर दलित जातियां हैं, उनको वरिष्ठ वर्ग कहते थे। अगर आप महाड़ आंदोलन की प्रोसीडिंग पढ़ेंगे तो उसमें सहस्त्रबुद्धे साहब थे जो ब्राह्मण समाज से थे, उसमें बहुत सारे लोग कायस्थ समाज से लोग थे, सवर्ण समाज के बहुत सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ महाड़ के आंदोलन और उनकी जिंदगी भर उनके साथ रहे हुए। आपको पता ही है, उनकी पत्नी ब्राह्मणी थी। तो बाबा साहब ने इन तमाम वर्गों को वरिष्ठ वर्ग कहा। आज के देश में अगर हमको भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पलटनी है, अगर हमें आरएसएस का खात्मा करना है, तो दलितों से ज्यादा हमको वरिष्ठ वर्ग को समझाना पड़ेगा कि वरिष्ठ वर्ग के लोगों को समझ में आए कि वो क्यों इनके साथ खड़े हुए हैं, उनके लटके झटके में ये लोग क्यों आ रहे हैं। और हमें समझना है कि भारत का संविधान जो देश के सबसे दबे कुचले इंसान को बराबरी का जगह देता है, वरिष्ठ वर्ग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को अपने बराबर बैठाना नहीं चाहते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वरिष्ठ वर्ग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, राहुल गांधी तो वरिष्ठ वर्ग से ही आते हैं, वो लड़ रहे हैं कंधे, वो उन लोगों के, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अकलियत के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए लड़ रहे हैं। और इस देश के वरिष्ठ वर्ग को समझना है कि उनके समाज का एक नेता पूरे देश को एक दिशा देने जा रहा है, दिशा देने निकल चुका है, और ये लोग किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो एक बात। तो दूसरी बात ये, तीसरी बात जो दिल्ली के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली में बदलाव की आंधी बह रही है, आंधी है वहां पर, दिखाई नहीं दे रही। ये तूफान से पहले की शांति है दिल्ली में। दिल्ली के चुनाव में अगर आप देखेंगे, अंदर 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 बहुत उबाल हो रहा है। इसीलिए अगर आपने 2013 का चुनाव देखा है, 2014 का चुनाव देखा है, 2020 का चुनाव देखा है, 15 का और 2020 का चुनाव देखा है, जितनी मेहनत इस बार अरविंद केजरीवाल जी को दम लगाना पड़ रहा है, इतना दम उन्होंने पहले कभी नहीं लगाया था। क्योंकि दलितों ने फैसला कर लिया है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब उन्हें अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दलितों के बीच में कोई आशा का संचार नहीं करते हैं। उनकी सरकार ने आरक्षण की पॉलिसी लागू नहीं की, उनकी सरकार ने सैकड़ों लोगों को मुख्यमंत्री फेलो बनाया, उसमें से एक शेड्यूल कास्ट को उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने जो दिल्ली का बजट है, दिल्ली के बजट में दलितों को हिस्सेदारी उनके न्याय के हिसाब से नहीं दी। उन्होंने दिल्ली में, हर स्टेट में शेड्यूल कास्ट कमीशन है, दिल्ली में उन्होंने शेड्यूल कास्ट कमीशन नहीं बनाया उन्होंने।
मैं बहुत सारी चीजें और गिना सकता हूं। तो दलितों ने तो फैसला कर लिया है। हालांकि अभी भी हमारे आकलन के हिसाब से एक बड़ी आबादी, बड़ी संख्या, करीब करीब हमारे सर्वे में आया था तो 44% जो दलित हैं वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे 44% रहेगा नहीं, वो कम हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है उनका ग्राफ। और ग्राफ गिर रहा है इसलिए वो छटपटा रहे हैं। अब आप बताइए मेरे को कि जिस राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार है वहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई और वहीं संविधान क्यों जलाया जा रहा है? भाई सरकार तो अरविंद केजरीवाल जी की है ना, डी फैक्टो सीएम तो अरविंद केजरीवाल हैं। कहावत ही चल रही थी पंजाब में, तो कहावत ही चल रही है कि भगवंत मान जब चुनाव चल रहे थे, गुजरात में चुनाव चल रहे थे, तो पंजाब में हर आदमी ये कह रहा था कि हमारा राज्य बड़ा है। अशोक जी, दो बातें हैं पंजाब को लेकर। एक सेकंड, मैं ये बात पूरी कर लूं। मैं ये बात जी गुजरात के चुनाव के पंजाब के सब लोग कह रहे थे हमारा राज्य दिल्ली से कई गुना बड़ा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल ने ड्राइवर बना लिया है, क्योंकि फ्लाइट जो हवाई जहाज था उनका, उसका इस्तेमाल करते थे अरविंद केजरीवाल जी, और भगवत मान जी को जाना पड़ता था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात जाना है। बताइए, सॉरी मैं यही बताना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के सीएम को ड्राइवर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक चीज और है सर कि वहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी घटनाएं हैं, और वहां की पुलिस जो है कहती है कि पटाखा चला, हैंड ग्रेनेड को पटाखा चला रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सिलसिलेवार सबूत देते हुए कुछ चीजें खोली हैं। और दूसरी बात आप देखिए कि जिस तरह से वहां पर पंजाब में अंबेडकर और संविधान जलाया गया, एक वो भी है। तीसरी एक और बात है कि जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में अंबेडकर के खिलाफ बोला था और अपमानजनक शब्द थे वो, निश्चित तौर पर कोई भी कह सकता है कि क्या आप अंबेडकर 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 करते रहते, इतना नाम भगवान का लेते तो आपको 7 पुस्तकों का पुण्य मिलता, कुछ इस तरह की बात थी। शब्द इधर उधर हो सकते हैं मेरे। तब भी केजरीवाल ने कोई विरोध नहीं किया था, केजरीवाल मौन साध गए थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था इस बात का। और लेकिन अभी चुनाव आए तो उन्होंने वाल्मीकि मंदिर पर जाकर कहा कि मैं उनका फैन नहीं हूं अंबेडकर जी का, मैं तो उनका भक्त हूं, भक्त। तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब गिरगिट से भी ज्यादा तेज गति से रंग बदलता है, ऐसा राजनीतिक आलोचक कहते हैं। उनके साथ रहे आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब भी हैं, वो उनके साथ गए थे और फिर वापस आ गए। तो वो जो कहते हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि वो एक ऐसा चना है जो पूरे भाड़ को फोड़ सकता है, उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। इतनी कलाओं में महारथी हैं। लेकिन क्या अब दलित इन घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ देखेगा? उनको जो समर्थन उन्होंने पिछले चुनावों में दिया, 3 चुनावों में, वो अब मिलेगा? देखिए, ये बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल को उतना समर्थन इस बार नहीं मिलेगा। और हमारे सर्वे में भी ये निकल कर आया था कि करीब 9% जो आम आदमी का जो दलित जो है, 9% दलित जो है अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ रहा है। ये 15 जनवरी तक की बात थी। अब राहुल गांधी ने महू में रैली की है, ये पंजाब में जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है वहां बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, संविधान जलाया गया, ठीक है। और दिल्ली में भी जो वो कलाबाजी कर रहे हैं, तो उससे निश्चित तौर पर और असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि चुनाव 5 तारीख आते आते अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ से करीब मैं समझता हूं 50% जो उसका दलित वोट है वो शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हमारा ये आकलन है। लेकिन यह कि आकलन भी तभी ठीक होते हैं जबकि कोई पार्टी उसको सीखती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस मेहनत करेगी दिल्ली में, जैसे कल राहुल गांधी जी की सभा होने वाली है और 30 तारीख को दिल्ली में संविधान सम्मेलन होने वाला है 30 तारीख को, जिसमें बड़ी संख्या में दलित हिस्सा लेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की फिजा में कम से कम दलित जो है
वो धीरे 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 अपना मानस बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार दलितों की चटनी का स्वाद चटना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, ये दलित जो है, ये आप ने कहा उन्हें साथ नहीं देंगे, घट रहा है, साथ घट रहा है। आपको कांग्रेस फिर कहाँ खड़ी हुई नजर आती है? कौन से वर्ग हैं जिनके, मतलब कांग्रेस किस प्रतिशत पर खड़ी नजर आती है? क्या वो पिछले चुनावों की अपेक्षाकृत कुछ मजबूत होगी, ज्यादा मजबूत होगी, या वो बहुमत तक भी पहुंच सकती है? देखिए, दलितों ने तो फैसला कर लिया है कि कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं वो। और जैसे मैंने बताया कि बीजेपी से कुछ वोट शिफ्ट हो रहा है दलितों का, आम आदमी पार्टी से शिफ्ट हो रहा है, दोनों को दोनों वोट शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। पिछली बार 2020 में कांग्रेस को केवल दलितों का 11% वोट मिला था। हमारे 15 जनवरी तक के आकलन के हिसाब से कांग्रेस को 21% दलितों का वोट मिल रहा है। हमारे आकलन के हिसाब से अरविंद दलित तो केवल 35 सीटों पर अरविंद केजरीवाल को जीत दिला रहे हैं, 28 पे भाजपा जीत रही है और 7 सीटों पे कांग्रेस विजयी हो रही है। और मुझे लगता है कि पुराना है, अगर चीजें और बदलेंगी जिस तरह से, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा डायनेमिज्म नहीं दिखाई दे रहा था, अब तो कांग्रेस का बहुत डायनेमिज्म दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये भी हमने देखा था सर्वे में कि 38% दलित ये समझते हैं कि कांग्रेस उनकी समस्याओं का हल कर सकती है। इस मामले में भाजपा उनसे 5% पीछे है। वो केवल 33% दलित इस बात पे यकीन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्याओं को हल करेगी, और अरविंद केजरीवाल तो उससे भी बहुत पीछे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जो लड़ाई है, पहले ये भाजपा बनाम आप थी, अब ये ट्रायंगुलर है। और मुझे लगता है चुनाव थोड़ा और आगे निकल जाए, मुझे भी इस बात का, हमें बड़ी खुशी होगी कि ये चुनाव जो है कांग्रेस वर्सेस वेस्ट हो जाए। मैं मुकुल जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली जो है वो जो विधानसभा सुरक्षित है, उन कौन कौन सी विधानसभा है जिन पर है, और इसके अलावा दलितों के अलावा कौन कौन सा वोट कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ है? और जो प्रादेशिक नेता हैं जैसे पप्पू यादव हैं, आपका शायर हैं, इसके अलावा सचिन पायलट हैं, पंजाब के बहुत सारे लीडर हैं, ये सारे, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, तो ये सारे के सारे, जी इमरान प्रतापगढ़ी हैं। हाँ हाँ, तो इन सब, ये सब लगे हुए हैं, कोई मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, तो इससे क्या मोबिलाइजेशन हो रहा है, कुछ कौन कौन से वोटों का हो रहा है, और कांग्रेस इस वक्त किस मुकाम पर खड़ी हुई नजर आ रही है? और कल राहुल गांधी जब वहां 2 सभाएं करेंगे, उसके बाद का परिदृश्य आपको कैसा लगता है? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, अभी दीपेंद्र हुड्डा ने भी कल रैली की है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कल रैली की है। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं, कोई नहीं। कल दीपेंद्र हुड्डा ने भी की है और लोग भी कर रहे हैं लगातार, तो उसमें जी देखिए, सारी चीजें अभी दलित मंच को लेके, दलित मंच के हमारे भाई साहब जिन्होंने बताया पूरी चीजें, और आज की 2 घटनाएं जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। इसमें जो वक्फ बोर्ड का आज जेपीसी वाला वो था, सबको पता होगा, जिनको नई जानकारी है बता देते हैं। आज इन्होंने सारा क्या कहते हैं उसको, जेपीसी की बैठक हुई, बड़ी हंगामेदार बैठक हुई। जो हमारे कलकत्ता के एक जज साहब थे, जिन्होंने इलेक्शन के बीच में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करके आज वो हमारे संसद में बैठे हुए हैं, उनसे और एक सांसद है, जो जेपीसी के मेंबर थे, उनसे बड़ी भीषण बहस हुई और उन्होंने कुछ गाली दी जो जज साहब है, और जज साहब के ऊपर बोतल तोड़ के फेंकी उन्होंने, और जो विपक्ष के नेता हैं, और इन लोगों के बीच में हुआ, और सारी वक्फ बोर्ड में जितने संशोधन थे जो बीजेपी चाह रही थी, उन्होंने उसको पास करा दिया है। ये पहली खबर है, और हंगामेदार रही आज, एक ये खबर है। दूसरी खबर एक और बताएंगे। आज देखिए, नफरत जो फैल रही है, कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा टाइम है इस वक्त। आज दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे एक घटना होती है, उसमें एक डॉक्टर तुषार नाम का एक डॉक्टर है, वो अपना चेक इन कर रहा था। तो जाहिर बात है, चेकिंग के टाइम आपको सारा सामान, अपने घड़ी, पर्स, लैपटॉप, सब आपको एक बकेट में डालना रहता है, वो आपकी चेक करके दूसरी तरफ आपको मिल जाती है, जो मशीन में जाती है। ये डॉक्टर जब बाहर निकलता है, उसके बाद ये एक ट्वीट आता है, ट्वीट पे बड़ा हड़कंप मच जाता है। ये डॉक्टर कहता है कि मेरा जब बकेट से सामान निकला तो उसमें से मेरी एप्पल वॉच, जो 50,000 60,000 रुपए की आती है, जो सबसे लोएस्ट है,
बोली वो मेरी एप्पल वॉच वहां से गायब थी। फिर मैंने देखा एक आदमी मुझे देखता हुआ जा रहा है, मैंने उसको दौड़ाया, उसके जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डालने के बाद मैंने पाया वो एप्पल वॉच मेरे हाथ में आ गई थी जेब से। दैट पर्सन जिसके जेब में हाथ डाला वो मुस्लिम था। उसने बताया, वो डॉक्टर फिर अपने ट्वीट में लिख रहा है कि मैंने देखा कि वहां पे टाइटन का एक शोरूम था, टाइटन में एक आदमी खड़ा था जो उसका सेल्समैन था, वो भी उसको देख के मुस्कुरा रहा था। मेरी उनसे बहस हुई और मैं अपनी एप्पल वॉच लेके वापस चला आएगा सीआईएसएफ। और जब मैं चेक इन कर गया और जब मैं डिपार्चर मतलब उसमें प्लेन में चढ़ने जा रहा था, तो जो एरिया था वेटिंग एरिया, वहां पे एक सीआईएसएफ का जवान आता है उस आदमी के साथ जिसके जेब से हमने एप्पल वॉच निकाली थी, और वो कहता है कि आप इनसे माफी मांगिए, आपने इनके साथ बदतमीजी की है। ये सारा एक लंबा ट्वीट, मतलब देखिए नफरत कहां तक बढ़ी हुई है। और बाद में सीआईएसएफ और जीएमआर के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस डॉक्टर की धज्जियां उड़ा के रख दी। ताबड़तोड़ उसके बाद जांच हुई, सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, यहाँ पे कोई घटना हुई नहीं थी। तो एक बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड का, जिसमें इन्होंने जो संशोधन किए हैं आज की डेट में, वो बहुत अपने आप में एक बड़ा विषय होगा जो कांग्रेस और बाकी लोग सब उठाएंगे। लेकिन जब जिस तरह से यूपी में हुआ था चुनाव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ी थी और लोगों ने कांग्रेस पे भी भरोसा किया था और अच्छा भरोसा किया था, वो चीजें अब की बार देखने लायक होंगी कि क्या दिल्ली में कांग्रेस इनको कैच करा सकती है। अब बातें आते हैं आपके वोटर्स पे। देखिए अभी परसों 2 या 3 दिन पहले कांग्रेस की मीटिंग हुई उनके हेड ऑफिस में। वहां पे इनको जो सूचना मिली कि करीब 12% वोट, जो 4% था वो 12% हो गया है। अब कांग्रेस के लोग, देखिए हमें तो लगता है राहुल गांधी वही है कि 6 बॉल पे 28 रन बनाने हैं, जैसे कोहली ने काम किया था, वो उसी फॉर्म में आएंगे। और आने के बाद ये 12% को लेके 20 से 25% करने के मूड में है कि लास्ट टाइम पे जो स्विंग वोटर है, मैं कई दिनों से बोल रहा हूं, जो स्विंग वोटर है उसमें लोग समझते हैं मैं इनको दूं उनको दूं, और फिर बाद में जिनसे जो दोनों लोगों से खफा है, जो बीजेपी की नीतियों से खफा है, जो आम आदमी पार्टी से भी खफा है, उनके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर राहुल गांधी उतरते हैं, प्रियंका गांधी उतरती है, तो इतिहास गवाह है कि जिन जिन जो दलित सीटें हैं वो 70 में से 12 तो एससी सीटें हैं, और जो इन सीटों को जीता है उसकी सरकार बनी है। अब इसमें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें जो 2013 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीती थी, एक बवाना की और एक गोकुलपुर की, बाकी सारी सीटें और सुल्तानपुर मजरा की कांग्रेस ने जीती थी। तो आप ये मानिए 20 में से अगर 12 में से अगर ये 3 सीटें जीती तो मैक्सिमम आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जैसा भाई साहब ने बताया कि दलित वोट और जो संविधान का आज जो राहुल गांधी ने किताब हाथ में लेके अगर बोला है, तो जाहिर बात है उसका मैसेज महू से लेके दिल्ली तक गया है। और जब ये वही चीजें होंगी जो लोकसभा इलेक्शन में यूपी में हो रहा था। यूपी और दिल्ली बिल्कुल सटे हुए हैं, लोगों का आना जाना है, शायद हरियाणा पंजाब इनसे ज्यादा लोग पूर्वांचली वहां रहते हैं, और इतनी बड़ी संख्या उनकी है कि करीब 25 से 30 सीटों पे वो हावी है। उसमें दलित वोटर अगर 12 सीटों पे हावी है, तो आप खुद समझिए कि वो खेल कहां तक जा सकता है। दोनों पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी है और बीजेपी, दोनों लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं, जबकि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। पैसा बराबर है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में भाई जब सब दे रहे हैं तो आप नहीं देंगे तो आप तो लाइन में नहीं लगेंगे। लेकिन कल की रैली के बाद इतना मान के चलिए कि ये चीजें बिल्कुल अलग होने वाली है। और जो लास्ट में जिसे कहते हैं टेम्पो हाई होता है, हम लोग क्या यूपी में कहा जाता है टेम्पो हाई होता है, वो टेम्पो हाई होगा। और जब सड़क पे इतना बड़ा नेता रहेगा तो जाहिर बात है लोगों को ऑप्शन मिलता है। और लोगों ने देखा है, तो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जब आज भाई साहब ने मुझे इनवाइट किया उससे के बाद तुरंत मैंने बात किया, तो उनका जो टारगेट उन्होंने दिया है वो 30 to 35 सीट्स है, जिसमें से 20 से 25 सीटों में बहुत मजबूती से इनके कैंडिडेट है। अब की वो वाले कैंडिडेट नहीं है जो काम चलाऊ टाइप हो। ये ठीक बात है कि तबीयत खराब थी और राहुल गांधी बाद में निकले हैं, लेकिन ये दलित, ये आपके एससी एसटी, ये वोटर्स एक मेन भूमिका में रहेंगे। और जिस तरह की दोनों चीजें हुई है, वक्फ बोर्ड की बात करिए, उन्होंने सारे अपने जितने कानून थे सब सारे पास करवा लिए।
कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो वो करना चाहते हो। और उसमें ये कहा गया कि जो विपक्ष के लोग थे उनकी बात ही नहीं सुनी गई। वो सीधे सीधे इन्होंने अध्यक्ष पे आरोप लगा दिए, जगदम्बिका पाल पे, कि इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी और अपनी कह के वो मीटिंग बर्खास्त कर दी है। तो ये चीजें बहुत बड़ी हो गई हैं और ये चीजें देखिए टूल पकड़ेंगी। और उसमें ओवैसी भी साथ में थे, ओवैसी भी समाजवादी पार्टी के नेता, ये सारे लोग कल बवाल करेंगे। आज से शुरू हो जाएगा रात से, और ये इसको इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जी जोशी।